नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 11th क्लास का जो आपकी जियोग्राफी की बुक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। इस लेसन को भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। देखिए क्या होता है कि अगर हमें आंसर समझ में आ जाए तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इसी तरह लिख दें, अपनी समझ से भी लिख सकते हैं ना। समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी पॉइंट इसमें समझाने वाले होंगे मैं आपको बीच में ही बताता जाऊंगा, और आपको चित्रों के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सीधे चलते हैं अपन प्रश्नोत्तर पर। हम प्रश्नोत्तर को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम आपका क्या है? देखिए, पाठ का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना। द ओरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किस किस के तरह का बदलाव हुआ पृथ्वी में, है ना। और आज पृथ्वी की स्थिति जैसी है, वो पहले कैसी थी, अब कैसी है, तो इस बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं आपसे पहले अभ्यास में। तो पहला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है कि पृथ्वी आज से कितने साल पुरानी है। तो जो है आपका 460 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी, याद रखना। 460 करोड़ वर्ष पुरानी, करोड़, ओके, याद रखना। चार यानी 4 अरब, 4.6 अरब साल पुरानी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली प्रश्न पर। देखो 460 करोड़ बहुत होता है, याद रखना, है ना। देखिए 10 साल, 100 साल, इंसान तो 100 साल ही जी सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। अब तो वैसे भी जल्दी मरने लगे हैं लोग, है ना, क्योंकि आजकल के खाने पीने में, उनके शेड्यूल में बदलाव हो चुका है। तो अब देखिए 460 करोड़ साल है पुरानी पृथ्वी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो जो है आपकी इयोन जो है वो सबसे लंबी अवधि है। इस पूरी पृथ्वी को कई अवधियों में बांटा गया है, उनमें से इयोन जो है वो सबसे लंबी अवधि है। और इसी इयोन को महाकल्प में बांट दिया गया है, उन्हीं महाकल्पों को कल्पों में बांट दिया गया है, उन्हीं कल्पों को युगों में बांट दिया गया है। तो सबसे लंबी अवधि जो है आपकी इयोन है, उसके बाद आपकी महाकल्प है, उसके बाद कल्प है, और फिर आपकी है युग, ठीक है। तो सबसे लंबी अवधि समय की पृथ्वी की जो है आपकी इयोन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। देखिए, तो निम्न में से कौन सा तत्व, तो इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट दिया गया विभेदन, वो इसमें वायुमंडल के निर्माण में और संशोधन में सहायक नहीं है। क्यों? क्यों वायुमंडल होता है भाई साहब चारों ओर, यानी जमीन के ऊपर, है ना। जे पृथ्वी है जैसे, तो जो वायुमंडल है, लेकिन विभेदन प्रक्रिया जो है वो जमीन के अंदर हुई। कैसे? कि जो भारी भारी सामान था वह पृथ्वी के नीचे चला गया, और हल्का हल्का सामान पृथ्वी के ऊपर रह गया, याद रखना। तो ये विभेदन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें वायुमंडल का निर्माण की कोई सहायक या किसी तरह से संबंधित नहीं है, इसलिए यह आपका आंसर है विभेदन। कि कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में संशोधन सहायक नहीं है, उसका आंसर है विभेदन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है। तो देखिए भीतरी भीतरी ग्रह, याद रखना। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक चित्र पर, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका आंसर जो है सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले जो ग्रह हैं वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। अब ये ग्रह कैसे हैं और क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा, ये सौर मंडल का चित्र है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अपना स्टार सन है, दिख रहा होगा, ये बीच में जो है आपका स्टार सन है। और सन के बाद ये है आपका मरकरी, जो सबसे पास वाला ग्रह है, जो बुध ग्रह कहलाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है ये भी, यानी सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पास वाला ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद आपका वीनस है, और वीनस के बाद आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद आपका जो है मार्स यानी मंगल है, और मंगल के बाद जो आपको ये पट्टी दिख रही है, अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पट्टी दिख रही है आपको, अब दिख रहा है ना पट्टी, देखिए जी, ये जो दिख रही है आपको पट्टी, ये है आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टी, याद रखना। कौन सी पट्टी? क्षुद्र ग्रह। देखिए जे दिख रही है, देखिए
है ना, ये धूल के कण हैं, उसमें छोटे छोटे उल्का पिंड हैं, वो सब हैं। इसकी जो भीतरी ग्रह है, याद रखना, देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये आपके भीतरी ग्रह हैं, और जो ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपके बाहरी ग्रह हैं, याद रखना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर, प्रश्न के माध्यम से और आगे ले जाना चाहते हैं। अगला ऑप्शनल आपके सामने यह है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ, है ना। देखो, व्यक्ति जो मानव है, मानव को तो पृथ्वी पर 1-2 लाख साल ही हुए हैं मात्र, लेकिन उनके जीवन की बात हुई है। जब एक कोशिका के जीव ने पृथ्वी पर जन्म लिया, तो पृथ्वी पर जीवन जो है कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ, तो पृथ्वी पे जो जीवन है वो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। 3 अरब यानी 380 करोड़ वर्ष पहले, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हो गया, इस एक कोशिका जीव ने जन्म ले लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। इनको हम आसानी से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे और आप आसानी से समझ भी जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 30 शब्दों में। तो पहला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं? पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं? पार्थिव मतलब जो पत्थर के हैं, याद रखना। जो मैंने इससे पहले 4 ग्रह बताए हैं आपको सौरमंडल का चित्र दिखा के, वो चट्टानी ग्रह हैं, याद रखना। कैसी ग्रह हैं? चट्टानी, जिस पर भूमि है, जो ठोस हैं, और बाकी जो बचे 4 ग्रह हैं जो बाहर हैं सूर्य की शुद्ध ग्रह पट्टी से, वो गैसीय पिंड हैं, ठीक है। उस पर कोई ठोस सतह नहीं है। जैसे कि आपकी बृहस्पति ग्रह पर उतरना चाहेंगे तो उतर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सतह नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह, पृथ्वी, बुध, मरकरी, इन पर आप उतरना चाहें तो उतर सकते हैं, क्योंकि ये चट्टानी ग्रह हैं, ठोस ग्रह हैं, इन पे हमारे पैर जम सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कल्पना कर रहे हैं, बल्कि ऐसा उतरना संभव नहीं है कि आप शुक्र ग्रह पे जाएं उतर जाएं, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है बहुत तेज खतरनाक है ना, जहरीला। तो इसका उत्तर देखिए, क्या है इसका उत्तर कि पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं। जो पार्थिव ग्रह हैं वो पृथ्वी की भांति सेलों, है ना, चट्टानों और धातुओं से बने हैं। जैसे अपनी पृथ्वी भी तो धातुओं से बनी है। देखो, आपको पता है कि जो एल्युमिनियम है, लोहा है, जब पृथ्वी से तो खुदता है, तांबा है, तो ये धातु ही तो है। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले होते हैं, अधिक घनत्व वाले, याद रखना, है ना। जनक तारे के बहुत नज़दीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की गैसें संघनित नहीं हो पाई। संघनित आप जानते हैं कि गैसों का लिक्विड में बदलना ही संघनन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर हम कोई भाप वाली चीज़, भाप बनती है और वो ठंडी होकर वापस पानी बन जाए तो वो संघनन प्रक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से क्योंकि तापमान के कारण जो गैसें हैं वो इतनी ठंडी नहीं हो पाई, कि संघनन नहीं हो पाई, क्योंकि सूर्य की नज़दीक से वो गर्मी बनी रही। जितना तापमान चाहिए था उतना तापमान रहा इन ग्रहों के पास, और घनीभूत भी ना हो सकी। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है, याद रखना, है ना। जिसके फलस्वरूप इनकी निकली हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकीं। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। पहले 4 मतलब जो सूर्य के पहले जो 4 ग्रह हैं वो बुध, मैंने अभी आपको सौरमंडल के चित्र में दर्शाया भी है, वो ग्रह जो हैं आपके कौन से हैं? पार्थिव चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। तो देखिए, कांट व लाप्सी, है ना, और चैम्बरलेन व मोल्टन, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनकी कहा, जो इनने क्या कह दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी कही में क्या क्या अंतर है, हमको यही बताना है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि कांट व लाप्सी के सिद्धांत। तो सुनिए, कांट व लाप्सी के सिद्धांत। इन विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। जब कोई बादलों पदार्थ धीमी गति से धीरे धीरे घूमता रहे तो वो एक साथ इकट्ठा एक बार मिल जाएगा। उनका मतलब यही है कि पृथ्वी का निर्माण इसी पदार्थ से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। सूर्य की युवा अवस्था जब सूर्य ने जन्म लिया था 1796 में प्रतिपादित लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना, निहारिका मतलब कि
गैलेक्सी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी नीहारिका से मानी जाती है। तो इनका ये है, ठीक है, कांट व लाप्से का। और दूसरा क्या है, दूसरा हमको देखना है चैम्बरलेन व मोल्टन का। तो चैम्बरलेन व मोल्टन ने क्या बोला है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में? उनने कहा है कि चैम्बरलेन व मोल्टन, इनके अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, एक अन्य तारा जो है सूर्य के पास से निकला। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यानी सूर्य की जो सतह है उसके दूसरा तारा यहाँ से गुजरा, बगल से दूसरा तारा, तो सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ निकलकर बाहर आ गया, याद रखना है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खिंच गया, वो सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ बाहर निकल गया। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यहीं पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी ठंडा होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जी इसका उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो विभेदन प्रक्रिया है उसमें आपको कहा गया है कि पृथ्वी जो है पहले तरल रूप में थी। तरल मतलब द्रव अवस्था में थी, है ना। तो द्रव अवस्था में क्या हुआ कि जो भारी भारी पदार्थ था वो खिसक के नीचे चला गया, है ना। जो हल्का पदार्थ वह पृथ्वी के ऊपर ही रह गया, जो सतह बन गया। यही विभेदन की प्रक्रिया कहलाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी जब द्रव अवस्था में थी तो पृथ्वी कैसी दिखती थी, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ एक चित्र पर। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि देखिए ये जो चित्र है आपका, ये कब का है? जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो देखिए कैसे लाल है, दहकती हुई, है ना, दहकती हुई लावा का स्वरूप है ना, द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में। और देखिए 2018 में पृथ्वी का चित्र क्या है, ठीक है। और भी हम आपको चित्र दिखाना चाहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग का चित्र है। इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना। कौन कौन सा है आंतरिक भाग? देखिए पृथ्वी का ये जो है आपका क्रूड है, उसके बाद है आपका क्रूड, है ना, आउटर क्रूड जी है, जो आपको पीला पीला भाग दिख रहा है, जो येलो कलर का इतना इतना पूरा जी क्रूड है, जी आउटर क्रूड है पीला पीला। फिर जो ऑरेंज दिख रहा है आपको, जी आपका मेंटल है ना, क्या है आपका मेंटल। और जी है आपका क्रस्ट, है ना, क्या है क्रस्ट, सतह पृथ्वी की, है ना, भूपर्पटी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और भी मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ। जो पृथ्वी का अंदर का चित्र है, याद रखना। और भी चित्र हैं, देखिए ये जो पृथ्वी का शुरुआती समय है, याद रखना। पृथ्वी का शुरुआती समय है जब वो धीरे धीरे ठंडी होकर किस में बदल रही थी? ठोस के आकार में बदल रही थी। ये शुरुआत के चित्र हैं, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न पर। तो इसका उत्तर है विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए, है ना, पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए ताप के कारण। तापमान की अधिकता के कारण हुआ क्या? तापमान की अधिकता के कारण ये हुआ कि हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण पृथ्वी घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गई। इसी अलगाव में भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्का पदार्थ पृथ्वी के सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गया। समय के साथ साथ जैसे कि देखो मिट्टी है, पत्थर है, जो लोहे से तो कम वजनी होती हैं, तो लोहा पृथ्वी के अंदर है और मिट्टी जो है ऊपर है ना। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हल्के हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक कर होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। हल्के, देखो देखो इसमें क्या है, छोटा सा पॉइंट है कि हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ की पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? तो इससे पहले मैं आपको प्रारंभिक काल की पृथ्वी का स्वरूप बता चुका हूँ चित्र के माध्यम से, ठीक है। हम सीधे इस पे आंसर पे चलते हैं। इसके आंसर में आपसे कहा गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी, यानी कुछ भी नहीं था इस पर। पृथ्वी पर प्रारंभिक दौर में तापमान इतना अधिक था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह पिघल चुकी थी। उस समय यह ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में थी। पृथ्वी शुरुआती में तरल, जैसा पानी रहता है ना, लावा रहता है। इस पर वायुमंडल का घनत्व काफ़ी विरल था, है ना, बहुत घना था वायुमंडल का घनत्व, क्योंकि धुआं उठता होगा।
वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस, कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं, जो बहुत खतरनाक गैसें हैं, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान थी इसके वायुमंडल में शुरुआती समय पर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी नहीं था। इस तरह से आज की पृथ्वी और प्रारंभिक पृथ्वी में काफ़ी भिन्नता थी, लेकिन प्रारंभिक दौर की पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं एवं प्रक्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां वहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाला प्रारंभिक गैस कौन सी थी। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी थी। तो देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थीं। ये इसका इतना सही आंसर है। और हम समझ लेते हैं कि जो काफ़ी गर्म थीं। इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। पृथ्वी, इन गैसों की उपलब्धता मतलब ये गैसें बहुत गर्म थीं, यही गैसें थीं, इसलिए जो पृथ्वी है वो तरल अवस्था में थी, यानी क्योंकि गर्म गैसें थी तो पृथ्वी ठंडी नहीं हो सकी। गैस, उसका वायुमंडल बहुत गर्म था, याद रखना। वर्तमान समय में पृथ्वी भी वर्तमान समय में सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है जो कि काफ़ी गर्म है। उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभिक दौर में काफ़ी गर्म थी। प्रारंभिक वायुमंडल जो था पृथ्वी का, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, और सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन मतलब सोलर विंड, जो सूर्य से निकलती हैं, जो गर्म लपटें, याद रखना, सूर्य से निकलने वाली गर्म लपटें, आँच, जो 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, पर सेकंड की स्पीड से। तो उनके कारण क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये ऊपर भी उड़ा ले गई, है ना, बाहर ले गई, साथ में ले गई उनको। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सभी ग्रह पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रहों से आदिकाल वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। इसके बाद जो है अपनी पृथ्वी का वायुमंडल बना, जहाँ पर आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में जो भी गैसें हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह वगैरह पूरी गैसें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 150 शब्दों में उत्तर देना है, लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो हमें 150 शब्द क्या 500 शब्द में भी हम उत्तर दे सकते हैं, है ना। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा कि बिग बैंग आखिर क्या है। ठीक है, बिग बैंग, पहले ऊपर वाली बात कर ले अगर हम नॉर्मल, तो देखिए ये पूरा ब्रह्मांड है, वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का एक एक कण, हर एक एक चीज एक ही बिंदु में समाहित था। फिर बिंदु वो विस्फोट हुआ, उसी से इस ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, गैलेक्सी और हर चीज़ का फैलाव हो गया जो अभी तक फैल रहा है। बस यही बिग बैंग है। अब हम इसके आंसर पर नज़र डालते हैं। आंसर है इसका कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर मोस्टली ओरिजिनल कहा जाए तो बिग बैंग से ही हुई है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित मतलब ब्रह्मांड का फैलाव, परिकल्पना। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मतलब जो ब्रह्मांड है वो स्थिर नहीं है, फैल रहा है। सूर्य भी, अपनी गैलेक्सी भी, पृथ्वी भी, हर एक एक चीज़ भी, हम भी, आप भी, सब कुछ क्या हो रहा है, समय के साथ फैल रही है। मतलब, है ना, जो अपनी गैलेक्सी है, अगल बगल वाली गैलेक्सी है, जो पृथ्वी की आकाशगंगा है, दूधिया गैलेक्सी, उसके बगल वाली जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है, तो वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, फैल रही हैं, याद रखना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। अब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड का विस्तार किन किन अवस्थाओं में हुआ, जो देख लेते हैं। कि पहला पॉइंट आपको दिया गया है पॉइंट कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे
परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। हमने कहा छोटी बिंदु के रूप में स्थित थे, याद रखना, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान, घनत्व अनंत था। आयतन मतलब आप जानते हैं कि जैसे ये गिलास है, इसमें कितना पानी आएगा, ये इसका आयतन कहलाता है ना। तापमान मतलब उसकी गर्मी, और घनत्व उसमें कितने कण भरे हुए हैं, कितने कणों का जमावड़ा है ना, कणों के बीच कितनी दूरी है, ये घनत्व कहलाता है। देखिए, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा घनत्व, तापमान तथा घनत्व अनंत था, एक छोटा सा बिंदु, पहले उसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित था। पहला पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट का मतलब है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में यानी बिंदु में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। उसी पदार्थ से आज हमारा सौरमंडल, पृथ्वी और बाकी ग्रह जो पूरी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं वो बने। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। बहुत तेजी से गिर गया बिग बैंग से। और परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इस विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम से प्रस्तुत किया है। मतलब कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार ही स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत की गई। अब मैं आपको वो धमाका दिखाना वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वो धमाका हुआ। देखिए, तो देखिए मित्रों, देखिए आप इसको देखिए, ये बिंदु है। देखिए, देखो फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इस तरह से इस बिंदु का विस्फोट हुआ, जिससे जो पदार्थ उत्सर्जित हुआ और निकला, जिससे कि और भी देखिए, एक और देखिए इस तरह से देखिए, ये बिंदु है, इसे अनंत था इसका क्या घनत्व और तापमान, इसका आयतन अति सूक्ष्म था और इसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित था। और देखिए किस प्रकार ये बिंदु जो है विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से पूरी निहारिकाओं यानी गैलेक्सी का जन्म हुआ, इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और आज भी ये ब्रह्मांड फैल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार एक बिंदु से इस ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जो आज भी फैल रहा है, याद रखना। और इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 13 दशमलव कुछ अरब साल पुराना, 7 अरब साल पुराना, जो भी अभी बता चुका हूँ, है ना। और जी इसमें जो कितनी निहारिकाएँ हैं, गैलेक्सियाँ हैं और सब कुछ है, याद रखना। वो आज भी जो विस्तार, इसी में हमारी पृथ्वी भी है और हम भी हैं, है ना। और आज भी ये फैल रहा है, इसी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था चरण को संक्षिप्त में वर्णित करें। देखिए, पृथ्वी की अवस्था मतलब कैसे, कब कब पृथ्वी किस किस रूप में बनी और आज पृथ्वी जैसी है वो कैसे बनी। तो देखिए, इसका उत्तर हम देख लेते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि पृथ्वी का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ। पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ साल पहले हुआ। उस वक्त पृथ्वी तरल अवस्था में थी क्योंकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी। अब तो ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, तो आपको सिंपल लगने लगे होंगे, जो कि काफ़ी गर्म होती है। बाद में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हो गए। छोटे आकार के कारण अंदर चले गए। अंत तो गत्वा से पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। बाकी जो ऊपर बचा वो पृथ्वी की भूपर्पटी बन गया, जो जहाँ हम रहते हैं। कि वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी का ठंडा होने और विभेदन के दौरान इसके अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जल वाष्प के बाहर निकली। इसी से आज वायुमंडल का उद्भव हुआ, इसी से हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनियम अधिक मात्रा में था और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी।
ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हो गया और यही हमारी पृथ्वी के चरण है। जब हमारी पृथ्वी ने अलग अलग रूप धरे और अलग अलग चरणों में हुई। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।